Hello dear students, welcome to our YouTube channel OCI Tech. Before starting the video, first I introduce myself. My name is Rashmi. I have more than 5 to 6 year teaching experience in IT sector. So I'll give my best according to exam point of view. सो आज से हम लोग ओ लेवल की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओ लेवल के आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट मॉड्यूल है M1R5। इसमें हम लोग M1R5 की सीरीज स्टार्ट करेंगे, आज वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आपका मॉड्यूल है, फर्स्ट आपका हमने क्या कहा, M1 आपका स्टार्ट करेंगे। सेकेंड आपका M2 रहेगा, मॉड्यूल 2, जिसमें आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। थर्ड मॉड्यूल आपका प्रोग्रामिंग थ्रू पाइथन रहेगा, जिसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के पूरे एमसीक्यूज कवर कराए जाएंगे। ओके। एंड फोर्थ मॉड्यूल आपका M4R5 रहेगा, जिसमें हम लोग IoT को कवर करेंगे। ओके। सो आज हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल M1R5, जिसमें आपका IT टूल एंड नेटवर्क बेसिस को हम लोग कवर करेंगे। ओके। सो मूव करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद, मीन्स आपके देखिए सब्जेक्ट सही आ गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किससे डील करती। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, सेकेंड बी डेटा, थर्ड नॉलेज एंड ऑल। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इन तीनों से ही डील करती है, इंफॉर्मेशन से, डेटा से एंड नॉलेज से। सो राइट आंसर इज ऑल। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन, the planning information requirements of executives can be categorized into 3 boards category। जो भी planning information requirements है वो 3 board category पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए environmental info, सेकेंड internal competitive info, all of above, none of true। तो ऑप्शन ए is right। ओके। मूव ऑन। थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड। जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सोर्स, सेकंड कॉस्ट एंड लोकेशन, थर्ड कैपिटल लेबर एंड मटेरियल एंड फोर्थ ऑल आर ट्रू। कहने का मतलब है जब भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो सोर्स में चीजें कहाँ से आ रही हैं, कैसे बन रही हैं, उसका मेन रिसोर्स क्या है वो भी चाहिए। देन प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट एंड लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। पता चला आपकी जहाँ पे डिमांड ना हो जिस एरिया में, और आप वहाँ पे फैक्ट्री या प्रोडक्शन कुछ भी कर रहे हैं, या लोकेशन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल ना हो, देन वो लोकेशन बेटर नहीं। तो कॉस्ट एंड लोकेशन भी आपका फैक्टर इफेक्ट डालता है हमारे प्रोडक्शन पे। थर्ड कैपिटल लेबर एंड मटेरियल, जो भी आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या सामान लगा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल आर ट्रू। मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू। इकोनॉमिक ट्रेंड जो होता है, जो यानी हमारा कहीं ना कहीं जो कहते हैं वित्तीय जो भी उतार चढ़ाव है, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किससे है, आपके कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयमेंट से। सेकेंड प्रोडक्टिविटी, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट से। ऑल आर ट्रू, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। फर्स्ट आपका कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयमेंट पे तो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपके जो फाइनेंशियल अप डाउन्स आते हैं वो कस्टमर और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे बांध लिया। हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ज्यादा नीड है, लेबर्स की हमें ज्यादा नीड है, हमारे एम्प्लॉय सफिशिएंट नहीं तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी ये तो आपका फैक्टर इंक्लूड करता ही करता है। प्लस कंज्यूमर्स होने चाहिए, जो हम बना रहे हैं उसके आपके कंज्यूमर है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं, तो किस लिए हम बिजनेस को या कोई प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके इंक्लूड रहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की ग्रोथ में और डाउनफॉल में। सेकेंड आपका प्रोडक्टिविटी, कि कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्टिविटी भी रहती। प्लस उस प्रोडक्टिविटी को करने के लिए कितना आप कैपिटल लगा रहे हो, स्टार्ट में उसके कितना निवेश कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमारे आप ऑप्शन आपका ए एंड बी बोथ राइट है, बट ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया। या तो आप सी की जगह पे आपका बोथ ए एंड बी, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ये होना चाहिए। नन ऑफ दीज या नन ऑफ ट्रू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके दो ऑप्शन आपके ऑब्सोल्युटली करेक्ट हैं। सो आपका बोथ एंड बी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे मूव करते हैं। कॉम्पिटेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी कॉम्पिटेटिव इंफॉर्मेशन है, मींस जो भी हमारा बिजनेस है, मार्केट है, यहाँ पे देखिए हम लोग IT टूल नेटवर्क बेसिक्स में
हमारी स्किल, हमारी टेक्नोलॉजी, जितना भी अवेयरनेस है वो सारा आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड है कि आप एक जॉब करते हैं तो आपको जॉब में मार्केट, आपकी टेक्नोलॉजी, हर चीज से अवेयरनेस हो। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पुट अप हुआ है। कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपकी इंक्लूड की जाती है उसमें? तो इंडस्ट्री डिमांड, जिसमें इंडस्ट्री डिमांड होगी, एंड कॉम्पिटिटिव डेटा ये होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कॉम्परेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नन ऑफ ट्रू। तो आप खुद को एज अ आईटी एम्प्लॉय समझें, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपसे नहीं मतलब, आपको इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और एक कॉम्पिटिटिव डेटा चाहिए एज अ एम्प्लॉय, बस उसको आपको मेंटेन करने के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बिजनेसमैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेज करेगा, या जो भी उसने अपनी अथॉरिटी जिसको दे रखी है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ये भी उन्हीं लोगों का आपका लायबिलिटी है कि वो चेक करेंगे। तो आपका फर्स्ट, आप एज अ आईटी, इसने बोला है ना कि इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इंडस्ट्रियल डिमांड चाहिए और कॉम्पिटिटिव डेटा आपको कलेक्शन चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बाइनरी वैल्यू ऑफ 25। तो इनमें से क्या आंसर आपका करेक्ट होगा? तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं पता है। तो आपका डेसिमल टू बाइनरी अगर हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के दो मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक फॉर्मल मेथड, एक इनफॉर्मल। तो जैसे सपोज दैट आप डेसिमल टू बाइनरी करना चाह रहे हैं तो 25, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है जो आपके फॉर्मल मेथड है, तो आपको इसको 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका जो भी बचेगा वो हम राइट साइड में लिख लेंगे। तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 आपका 1 बच रहा है। आफ्टर दैट फिर से अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट वन फिर से हमने 2 से ही डिवाइड किया इसको, देन हमारा 2 3 जा 6 आएगा, अगेन रिमाइंडर 0, एंड लास्ट वन 2 1 जा अगेन ट्रू किया, रिमाइंडर 1। तो देखिए आपका जो ये नंबर आया है लास्ट वाला 1, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट 1 आ रहा है वो हमारा आपका 2 से छोटा जा रहा है, ठीक है। 2 से हमारा जब छोटा जा रहा है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे फैक्टराइजेशन एंड डाउन टू अप ही चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था? 1 1 0 0 एंड 1। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो एक तो मेथड ये है, दूसरा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन सेकंड मेथड आपका मैं फिर से डिस्कस कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीका, ये जो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल थोड़ा सा रहेगा, जिसमें आप एक ट्रिक है, आप बेसिक से लर्न कर सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर लर्न कर लिए, जस्ट इसका आपने डबल किया, इनटू 2 कर दिया, तो 2 करने पे 1 2 जा 2, फिर से आपने अगर इसको डबल कर दिया, ठीक है, तो 2 2 जा 4, ऐसे ही आपका कंटिन्यू 8 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर आपका 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे आप बहुत लंबा कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैनुअली मैंने जैसे सपोज दैट आपसे बोला कि आपको 5 लिखना है, तो आप 5 प्लस 0 भी कर सकते हो, ठीक है, 3 प्लस 2 भी कर सकते हो, ये सारे आपके रिजल्ट आपको 5 ही देंगे, 1 प्लस 4 भी कर सकते हो। तो ये कोई भी नंबर आप यूज कर रहे हो, बट अब क्या करना है आपको, अगर हमें 5 बनाना है, ठीक है, अगर हमें 5 को लेना है, तो अब क्या करना होगा आपको कि जो भी हमारे पास डेटा है इसमें से ही हमें वो नंबर यूज करने हैं। तो हमारा 5 किस किस से बनेगा? आपके पास 4 है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे आपके पास 4 है, तो 4 के नीचे आपने क्या कर दिया? 1 लिख दिया, जस्ट इसके नीचे, ठीक, और 1 के नीचे ही आपने 1 लिख दिया, ठीक है। तो मीन जो जो डिजिट आपके यूज हो रही हैं उनके नीचे आपने 1 लिखा और बाकी को आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो 1 0 1, इससे आपका क्या बन जाएगा? 5, मीन्स 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में कहा है कि आपका 25 किससे बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें से नोटिस कीजिए कि आपका 16
ठीक है, 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 और प्लस 1, ठीक है। तो आपका ये आपका 25 बना देगा, 16 प्लस 8 प्लस 1, और बाकी जो भी बचा हुआ डेटा है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है आपका? तो यस, हाँ, आपका 11001। तो फॉर्मल मेथड भी हमने देखा और ये इनफॉर्मल देखा। जो भी मेथड आपको सुटेबल लग रहा है, इजी लग रहा है, आप उसको कैच कर सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन का लेवल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैन बी एनालाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल्स में डिफरेंट कैटेगराइज होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टॉप मिडिल लो इंफॉर्मेशन। जो भी आपका फ्लो है टॉप मिडिल लो इंफॉर्मेशन में होगा। स्ट्रैटेजिकल इंफॉर्मेशन होगा, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल। तो इसमें आपका हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा टैक्टिक टॉप मिडिल एंड लो इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्यूरेसी, पर्पस, रिलेवेंस, वैलिडिटी एंड टाइमलाइननेस आर फीचर्स ऑफ। कहने का मतलब है ये सारे जो भी टर्म्स दे रखे हैं ये किसके फीचर्स हैं? तो ये आपके फीचर्स हैं किसके? फर्स्ट ऑप्शन डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये ऑल ऑफ अबव। तो अगर आपको पता होगा इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑलवेज आफ्टर प्रोसेस जनरेट होती है। मीन जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन हमें चीजें मिलती हैं, देन हमें करेक्ट डेटा मिलता है, रिलेवेंट रिक्वायर्ड डेटा मिलता है, वैलिडेट करेक्ट कह सकते हैं, पर्पस आपका फुलफिल होता है, एक्यूरेसी होती है। मतलब ये सारे फीचर्स आपके किसमें होते हैं? इंफॉर्मेशन में। ओके, जहां पे भी आपको डाउट लगे जिस क्वेश्चन में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन इन फ्यूचर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हार्डवेयर कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑपरेशन कॉस्ट। हार्डवेयर की जो भी कॉस्ट आएगी या सिस्टम के जो भी एनालिसिस है और जो उसमें ऑपरेशन कॉस्ट है मीन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, तो रिफ्लेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपके कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ ट्रू। तो ये जो भी चीजें हैं वो सारा डिपेंड करता है, रिफ्लेक्ट होता है कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से। ओके, फर्दर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम फोकस ऑन। क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए वैलिडेटिंग डेटा, सेकेंड मैनेजिंग एंड प्रेजेंटिंग लॉजिक, रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस सर्वर, ऑल ऑफ ट्रू। तो व्हाट इज राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि क्लाइंट एंड सर्वर। अगर आपको ना पता हो तो फिर भी एक इन शॉर्ट समझ लीजिए। सपोज दैट ये हमारा क्लाइंट है, अनदर साइड हमारा एक सर्वर है, ठीक है। तो इनकी वर्किंग क्या होती है कि क्लाइंट का मतलब यूजर, जिसको रिक्वायरमेंट है चीजें प्रोसेस। मान लिया आपको किसी के बारे में सोचना है, सपोज दैट आपको ओसीआई के बारे में ही जानना है कि ओसीआई टेक है क्या, आपने गूगल पे डाला, ठीक है, और आपने गूगल पे जो टाइप किया यानी वो गूगल के पास ही है अभी, और फिर आप गूगल ने सर्च किया, उसके पास जो भी डेटा हुआ उसने फाइनली बहुत सारे आपको लिंक रिप्रेजेंट कर लिए, और कुछ लिंक ना होके नॉर्मल सी चीजें थी। तो यानी एक यूजर ने क्या किया, वो ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है किसको? सर्वर को। और सर्वर क्या करता है, उसकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको एक रिस्पॉन्स देता है कि चीजें क्या है, क्या इनपुट आया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो वही कह रहा है आपका क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सर्वर साइड है, रिकॉर्ड्स स्टोर है, जैसी रिक्वेस्ट मिलेगी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे वैलिडेटिंग डेटा, ऑब्वियस सी बात है, आपने पासवर्ड के रिक्वेस्ट मतलब कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं, आपने कोई पासवर्ड आईडी डाला और रॉन्ग है, तो डेटाबेस से तो मैच करेगा ना। तो यानी वैलिडेट कर रहा है, वो चेक कर रहा है राइट है और रॉन्ग है। एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है, अलग अलग सिनेरियो आप सोच सकते हैं। सेकेंड, मैनेजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, प्रेजेंटिंग लॉजिक्स, आपके लॉजिक्स को भी कह सकते हो रिप्रेजेंट करता है, मैनेज करता है। रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस सर्वर्स, रिक्वेस्ट करता है अभी मैंने बताया सर्वर को, और रिसीव इंफॉर्मेशन मींस रिस्पांस उसको रिसीव हो जाता है। ऑल ऑफ ट्रू। तो आपके क्या है, सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 11, इफ यू वांट इन्फो ऑन जीन्स यू कुड यूज द। आपको अगर जीन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या सर्च करेंगे? तो वेरोनिका, एफटीपी, ब्राउजर, डेवलप एक्सेस। तो देखिए कभी कभार चीजें अगर आपको क्लियर ना हो तो एलिमिनेशन भी सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेवलप
ये नेटवर्किंग रिलेटेड है आपका टर्म, कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है। ब्राउजर क्या होता है, एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका यही है, अगर आपको करेक्ट ऑप्शन पता है तो वो तो ठीक 110% करेक्ट होगा, बट नहीं पता तो एलिमिनेशन। तो डायल अप कनेक्शन होगा नहीं, नेटवर्किंग एस्टैब्लिश कर रहा है। ब्राउजर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट चला रहे हो तो ब्राउजर पे ही जाओगे, इन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ब्राउजर तो हर तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आज की डेट में ब्राउजर के ही थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हो जीआई फॉर्म में, ठीक है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी आपके नेटवर्किंग में यूज होता ही होता है। तो यानी एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इफ यू वांट टू इन्फो ऑन जीन्स, तो वेरोनिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम इज व्हाट? पोजिशनल, आपका सेकेंड ऑप्शन नॉन पोजिशनल, थर्ड ऑप्शन पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल, नन ऑफ दिस। तो नंबर सिस्टम आपका, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बात करी थी कि बाइनरी में 2 से डिवाइड करें, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। फिर भी आप कहते हो कि 1 1 1 0 1 1 ऐसा कुछ लंबा सा नंबर लिखा है, तो वो अदर नंबर सिस्टम की वजह से ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है, वो प्रोग्रामिंग की गई है। अदरवाइज जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं वो पोजीशंस पे या नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि बाइनरी की अगर हम बात करें तो स्पेशली 2 डिजिट्स के ही नंबर होते हैं, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स टोटल 10 डिजिट होते हैं, ठीक। ऑक्टल की बात करें तो 0 to 7 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते हैं। हेक्साडेसिमल एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपके 16 नंबर 0 to 9 एंड A to F, टोटल आप अगर कैरेक्टर्स को काउंट करें या नंबर्स को, तो ये आपके 16 होते हैं, ठीक है। तो यानी आपके पोजीशन एंड नॉन पोजीशन दोनों से रिलेटेड है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा, यानी पोजीशन भी चेक करते हैं प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स भी चेक करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, लाइबिलिटी, स्टोरेज, स्पीड एंड टाइम आर, ये सब किस में फीचर होते हैं? तो शायद आपने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये एज इट इज सेम लाइन आपकी हर नोटबुक से उठा ली गई है। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है तो पढ़ने की नीड ही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आप देख सकते हैं बाकी के ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज व्हाट? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी बनी? तो ऑप्शन है मल्टीप्लाइंग मशीन, एनालिटिकल मशीन, एडिंग मशीन एंड एबेकस। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन आपकी एबेकस बनी, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होना है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस, जो भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बने थे उसमें हम लोग ने क्या यूज किया था? अगर याद हो तो फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन आपकी, जो सेकेंड जनरेशन जो कि क्वेश्चन ने दे भी रखा है, ये सेकेंड जनरेशन में हम लोग ने क्या यूज किया था? सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, ठीक है, इनको आपको यूज किया गया। इन सिस्टम्स, जो भी सिस्टम बनते थे वहां पे आप ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे, ठीक। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं थर्ड जनरेशन में जो भी आया था, वो थर्ड जनरेशन में आपका, ठीक है, यहाँ पे आईसी वगैरह आपके वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसीज हो गए, फिर आपका वीएलएसआई, ऐसे करके आपके यूज हुए थे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है आपका आईसी, इंटीग्रेटेड चिप, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। 16 इज व्हाट? जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, मैंने गलत मार्क कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रांजिस्टर था और मैंने लिखा सही है, मार्क गलत किया। ओके, तो आपका ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर को यूज किया था, मैंने लिखा सही है, मार्क गलत किया। ओके, 16 क्वेश्चन, हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स टेक द डेटा इन द फॉर्म ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं भाई? डिजिटल डेटा को रिसीव एक्सेप्ट प्रोसेस कर रहे थे, एनालॉग को जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फीलिंग्स, ये सारी चीजें। बट एनालॉग क्या होता था? मिक्सचर होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। सो ऑप्शन आपका सी इज राइट, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों को प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, EPROM एंड डबल EPROM आर द सिमिलर टाइप्स ऑफ रैम। क्या ये दोनों सेम टाइप के रैम है? तो यस, EPROM इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है। एंड डबल ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस दोनों में क्या है आपका लगभग बस फुल फॉर्म आपका थोड़ा सा चेंजेस है और थोड़ा सा इनके माइनर फीचर्स में चेंजेस है, बाकी जो इनका बेस है वो सारा सेम है, तभी ये सिमिलर टाइप की रैम से रिलेटेड है। ओके ये क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा है यहाँ पे आपका, सॉरी रोम, यहाँ पे ROM होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18.230 इज इक्वल टू आपका 1024 MB। तो यहाँ पे ये आप कन्वर्ट करेंगे कि ये अब डेसिमल नंबर है, तो इसको अभी आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। इसका डिस्कशन हम अभी आपसे नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम पूरी अलग से नंबर सिस्टम पे एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे, देन वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर राइट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी अगर आपने पढ़ा होगा, मेमोरी टू टाइप्स की होती है और स्टोरेज एंड प्रोसेस एज वेल एज दोनों के लिए यूज होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आता है, सेकेंडरी में आपके मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश आता है। अगर हम मेमोरी इन शॉर्ट आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आपका फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके दो पार्ट बन जाते हैं, रैम, ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इसका होता है रोम, ठीक। और सेकेंडरी में आपका बनेगा इधर थ्री पार्ट्स। एक्चुअली ये कैटेगरी बहुत रेयर आपको बुक में दी होती है, डायरेक्टली एग्जांपल्स दे रखे होते हैं। तो फर्स्ट आपका सेकेंडरी में आपका सेकेंडरी वो होती है जो स्टोरेज के लिए, अगर प्राइमरी नहीं होगी तो सिस्टम ऑपरेट भी नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी नहीं होगा एक बार चल जाएगा क्योंकि वो जस्ट फॉर स्टोरेज होती है। सेकेंडरी में आपका जो मैग्नेटिक अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक में आपका फर्स्ट आता है हार्ड डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, सीडी नहीं वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पहले मैग्नेटिक टेप चलता था। सेकेंड होगा आपका इसका सेकेंडरी का ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल में वो स्टोरेज मीडिया होगा जहां पे डेटा लाइट के थ्रू रीड और राइट होगा। तो सेकेंड आपका ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया या ऑप्टिकल मेमोरी होता है, जिसमें आपका CD, DVD एंड BRD, तो आप साथ में नोट्स अपने कंटेंट शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे। एंड थर्ड आपका फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी में आपका डेटा एक टाइम के बाद आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है या करप्ट हो जाता है। इसके एग्जांपल आपके SD कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, या मेमो पेन ड्राइव कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे पेन ड्राइव आया है तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पेन ड्राइव का क्वेश्चन थंब ड्राइव नाम से भी आ सकता है क्योंकि आप उसको थंब से कैरी करते हो। ओके सो इन्होंने यही पूछा है प्राइमरी मेमोरी। तो अब इसमें से प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, देखिए रैम को भी बोलते हैं और रोम को भी। तो ऑप्शन के आप में मेन मेमोरी का आ गया, नहीं मेन मेमोरी ठीक है कहते हैं। रैम भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो रैम हमारा है और मेन मेमोरी भी आप प्राइमरी को कहते हो, नन ऑफ तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो 110% गलत। और डी सेज व्हाट, वन इन ट्रू और ट्रू, तो हाँ ठीक है वन और ट्रू सही है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, डी एंड सी, मतलब डी वाला होगा जिसमें वन एंड ट्रू हमारे करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 20, इनपुट डिवाइसेस। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइसेस जो ओनली आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो नेम से ही पता चल रहा है कि हमारा रीडर है, दैट मींस इनपुट ले रहा है, तो डेटा जो लाइट के थ्रू रीड करता है OCR। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप जो क्वेश्चन देते हैं ना MCQs वाले हार्ड फॉर्म में कॉपी रहती है, तो उसकी जो चेकिंग होती है, वैल्यूएशन होता है, वो OMR, उसको शीट जो कॉपी होती है उसको OMR शीट बोलते हैं। और जिस डिवाइस से वो चेक की जाती है वो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो रीडर से ही आपका ये इनपुट डिवाइस है। थर्ड वन इज पंच पेपर टेप रीडर। ये भी आपका पहले, आज नहीं पहले पंच पेपर कॉन्सेप्ट चलता था, ये भी आपका रीड किया जाता है। तो हमारे तीनों डिवाइसेस इनपुट हैं और ऑप्शन डी दे रखे हैं ऑल ऑफ अबव या ऑल अबव ट्रू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, स्कैनर इज एन, स्कैनर क्या है, देखिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच वी कंप्यूटर टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ऐसी डिवाइस जिसे यूजर इनपुट ले पाता है तो उसे हम इनपुट कहते हैं। तो स्कैनर क्या है भाई, आपकी एक फोटो एग्जांपल लेते हैं, आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपके हाथ में है, उसको सिस्टम में भेजना है, तो आप उसको स्कैनर के थ्रू, जो प्रिंट आज की डेट में प्रिंटर में स्कैनर इनबिल्ट होता है फीचर, तो आप स्कैनर के थ्रू आप अपने उस फोटो को सिस्टम में कह सकते हो कि इनपुट करा सकते हैं। तो स्कैनर क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस होगा, ऑप्शन ए इज राइट। Okay, next question is what 22 keyboard, mouse, scanner, joystick and light pen are what? ये सारी चीजें क्या हैं, अभी मैंने बात करी, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो
ऑब्वियस सी बात है, साथ में अगर एक साथ दे रखे हैं तो इनपुट ही होंगे, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बिना देख के इनपुट डिवाइस लगा सकते हैं। बट लेकिन आप कीबोर्ड की बात करें 22 में, तो कीबोर्ड तो फुल्ली इनपुट है, ठीक, माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, लाइट पेन भी आपका इनपुट है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 को आप इनपुट डिवाइस लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभार होता है ना कि रैंडम हम फ्लो में नहीं लगा सकते। ऑप्शन देखिए, आपका आउटपुट भी दे रखा है डिवाइस, और एक इनपुट आउटपुट भी दे रखा है कि उसी से इनपुट भी होता है और आउटपुट भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर इनपुट आउटपुट लगाएंगे तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। उस केस ये तब हम लगाएंगे, जैसे कि सपोज दैट आप वेब कैम का एग्जांपल ले लें। तो वेब कैम, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, तो आपका जो पिक्चर है आपके फोन के लिए इनपुट है, बट आपका पिक्चर सेम अगले के फोन में शो कर रहा है, उसके लिए वो आउटपुट है। तो ऐसे एग्जाम्पल को आप किस में डाल सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, रेजोल्यूशन पावर इज मेजर्ड इन। जो रेजोल्यूशन पावर है वो किस में मेजर की जाती है, तो इसका आंसर होगा पिक्सल्स, बाइट, बिट्स, ऑल आर ट्रू। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो यहाँ पे पिक्सल्स है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकजेट प्रिंटर कम्स इन कैटेगरी ऑफ। इंकजेट प्रिंटर जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कैरेक्टर प्रिंटर में, थर्मो प्रिंटर में, सी इज लेजर प्रिंटर एंड डी इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो किस में आएगा ये, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहे हैं कि मैम ऐसे ही डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल बेस्ड हैं, आपको वो लर्न करने ही करने होंगे। जहां आपको कंसेप्ट की नीड है वहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, drum plated flatbed and electrostatics. Drum, flatbed and electrostatic plotters are all are, इनमें से ये क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड ऑल आर ट्रू। तो क्या होगा भाई, ड्रम प्रिंटर आपका, ड्रम फ्लैटबेड ये एक प्रिंटर का एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक प्रिंटर का ही टाइप है। ये सब आपके बड़े बड़े पोस्टर बैनर को प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रिंट आउट देना मीन सिस्टम के अंदर का डेटा जो आपने डिजाइन कर रखा है, ठीक है, उसको आपको एक हार्ड कॉपी में चाहिए, तो यानी उनको प्रिंट आउट देने के लिए आप ये ड्रम, फ्लैटबेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर का यूज करते हैं। तो यानी दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एडवांटेजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर। लो लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई। लो लेवल में क्या होता है, स्पीड हाई होती है बिकॉज इट इज 1 to 1 लैंग्वेज, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 to 1 लैंग्वेज, रॉन्ग, स्पीड हाई थी ही नहीं स्टार्टिंग में। सेकेंड इज व्हाट, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोग्राम ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भाई हम लोग यूजर हैं, 0-1 बाइनरी को 1010 ऐसा कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो शायद ट्रांसलेशन की नीड होती थी, और इन्होंने कहा लो लेवल का एडवांटेज है, तो ऐसा नहीं है ड्रॉबैक है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लो लेवल, थर्ड आपका वेट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन गलत करेंगे आपके। तो यानी हमें क्या होता था, जब बाइनरी था तो बाइनरी के टाइम पे कोई और लैंग्वेजेस आई नहीं। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, एडवांटेजेस आपसे पूछा है लो लेवल का, तो एडवांटेजेस में होगा क्या, उस टाइम पे 1 to 1 लैंग्वेज थी, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं थी तो कन्वर्जन की नीड नहीं होगी, इसलिए स्पीड हाई थी। तो उस पॉइंट से सोचे तो हाँ ये सही है। सेकेंड, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम नॉट रिक्वायर्ड, जब दूसरी लैंग्वेज नहीं थी तो भाई जो प्रोग्रामर था वही 10 समझे, तो रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं थी। देन इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी, भाई बिट 10 सिर्फ दो ही डेटा है, इनका कॉम्बिनेशन है, दो डिजिट को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़े स्पेस की नीड नहीं होती थी। तो यानी ये सब लो लेवल के एडवांटेज वाले पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। अगर आज कंपेयर करें, हाई लेवल बन चुका है, तो शायद इससे ज्यादा स्पीड आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया है, बट एक और हो चुका है कि आज ट्रांसलेशन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 27, असेंबलर कन्वर्ट्स व्हाट, असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है, तो देखिए ट्रांसलेटर्स होते हैं कंप्यूटर में, 2 टाइप्स मेनली होते हैं, ठीक है, 2 क्या 3 आप बोलेंगे।
एक कंपाइलर होगा जो भी आपका कोड लिखा होगा, अब यहाँ पे कोड का मतलब प्रोग्रामिंग जो भी आप लिख रहे हैं वो पूरा एक साथ ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेटर का काम होता है कि वो ट्रांसलेट करे और साथ ही साथ आपको एरर या बग्स जो भी हो वो शो करे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, देन रिजल्ट आएगा। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है एंड देन एरर आपको शो करता है, हिट करता है। तो यहाँ पे मेन टारगेट होता है ट्रांसलेशन का। सेकेंड आपका होता है कि इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, आपकी जितने भी लाइन ऑफ कोड है, सपोज दैट ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, देन एरर शो करता है। फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट हुई, आपकी एरर सॉल्व हो गई, और एरर सॉल्व होने के बाद ये सेकेंड लाइन पे स्विच करेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा, इसको एरर को सॉल्व करेगा, और देन थर्ड लाइन पे स्विच किया, इसको ट्रांसलेट किया, एरर को सॉल्व किया, बट एरर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई। देन ये जो थर्ड नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे स्विच नहीं करेगा जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो यानी ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये दोनों ट्रांसलेटर compiler and interpreter both are used for high level to low level और high to low to assembly, या आप तीनों में कन्वर्जन करता है। बट एक थर्ड ट्रांसलेटर होता है assembler। assembler क्या होता है, वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में और बाइनरी को असेंबली में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट आपके जो लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज है दोनों ही मशीनरी लैंग्वेज है, लो लेवल में आती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, assembler converts the, क्या कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन आपका देखते हैं क्या क्या दे रखा है, हाई लेवल टू लो लेवल। तो असेंबलर हाई जाएंगे नहीं, पहले आपका लो था, फिर असेंबली आया, फिर हाई आया। तो हाई बाद में आया, तो पहले असेंबली टू लो और लो टू असेंबली, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? तो देखिए एज इट इज तो नहीं है, असेंबली लैंग्वेज इनटू लो लेवल मैंने बोला, तो लो लेवल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात भी की थी कि मशीनरी लैंग्वेज को आप लो लेवल कह सकते हो, असेंबली को और 0-1 बाइनरी को मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली टू मशीन कन्वर्जन करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक्स एंड लिप्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? तो देखिए, एक बाइनरी सबसे स्टार्टिंग कंप्यूटर जब भी स्टार्ट हुआ तो बाइनरी लैंग्वेज जो बेसिकली कंप्यूटर समझता है वो आई, फिर आपका बाइनरी से असेंबली आया, और फिर धीरे धीरे जितनी भी लैंग्वेजेस आई उन सबको आपने क्या कहा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो विदाउट एनी थिंकिंग आप यहाँ पे इसको आप मार्क कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका हाई लेवल लैंग्वेज। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल ऑफ लोडर। लोडर का क्या एग्जाम्पल है? तो लोडर देखिए क्या होता है, एक लिंकर होता है, एक लोडर होता है। जब सिस्टम स्टार्ट कर दो तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका रैम पे एक्टिवेट होता है, लिंकिंग करता है, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी को कनेक्टिविटी करता है। और लोडर क्या करता है, सेकेंडरी का डेटा आपको प्राइमरी में ले आता है ताकि आपको सिस्टम वर्क करता हुआ दिखे, डेस्कटॉप और जो भी चीजें आपको दिखती हैं वर्क कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, तो वो रैम पे इनेबल हो चुका है। और उसको किसने लोड करा है रैम पे? लोडर ने, बूटस्ट्रैप लोडर ने, ठीक है। तो आप इसका आंसर बूटस्ट्रैप लोडर लगा सकते हो, बट ऑप्शन आगे फर्दर हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। ऑब्सोल्यूट लोडर, तो ये भी आपका होता है। देखिए लोडर जितने भी होते हैं, लोडर में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, बूटस्ट्रैप, ऑब्सोल्यूट लोडर, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ ट्रू। एक लिंकर मैंने अभी डिस्कस किया, लिंकर का काम है प्राइमरी सेकेंडरी के बीच कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, ताकि लोडर जो है वो सेकेंडरी का डेटा प्राइमरी पे इनेबल कर सके। तो ये जब भी हम सिस्टम ऑन ऑफ करते हैं उस टाइम पे इनिशियली एक्टिव होता है, बाकी कमांड्स पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लिंकर आर। देखिए क्वेश्चन आ भी गया लिंकर का कि आपका लिंकर के कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑल ऑफ बिलो, अब देखिए ऑल ऑफ अबव अभी तक आ रहा था, ऑल ऑफ बिलो आ चुका है, तो चेक कर लें पहले क्या है। डायनेमिक लिंकर भी होता है, लिंकेज लिंकर भी होता है, और लिंकिंग लोडर भी होता है। देखिए अब यहाँ पे लोडर लिख गया है, यहाँ पे लिंकिंग लोडर कह सकते हो, कनेक्टिविटी, ये लिंकर का ही टाइप है बट नाम है लिंकर लोडर, लोडर को कनेक्ट करने वाला, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, तो यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप ए को मार्क करेंगे। 31 इज व्हाट द फंक्शन ऑफ ओएस इज। ओएस का क्या फंक्शन है, ओएस हमारा क्या काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है, मीन जो भी यूजर की नीड है उसको सिस्टम तक भेजना है, और सिस्टम में से प्रोसेस करा के सारा आपको फाइनली रिजल्ट दे देना। मीन्स कह सकते हो इंटरेक्शन बिटवीन
यूजर किससे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से, ठीक है, और वर्क कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर पे। तो आप जनरली समझ सकते हैं, सपोज दैट मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। देखिए सपोज आपका यहाँ पे क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक, यूजर यहाँ से इंटरेक्ट करेगा, माउस कीबोर्ड सारी चीजें। यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये नहीं होगा, एंड देन इधर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो भी आपके बहुत सारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर पड़े होंगे, किधर कमांड मिला भाई, तो ये कौन समझाएगा, इसको मिला, है ना, बहुत सारे कमांड्स हैं। तो ये सब मैनेज करना है। अब इनपुट आप कीबोर्ड से दे रहे हैं, माउस से दे रहे हैं, किससे इनपुट दे रहे हैं, तो सब में मैनेजमेंट का काम जो है, कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कहाँ पे कोई पासवर्ड तो नहीं गलत डाल रहा है, नेट से डाउनलोड कर रहे हो, कुछ अनऑथेंटिक डेटा तो नहीं, आपको स्टॉप करना है, ठीक है, आपके सिस्टम को मेंटेन करना है। तो ये सब वर्क आपके किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जनरली आप कह सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। तो आपका क्वेश्चन में कहा गया ऑप्शन मेमोरी मैनेजमेंट, तो अभी मैंने बोला भी कि कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कैसे, डिवाइस, अभी मैंने कहा कि किस इनपुट से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है, माउस से आ रहा है, तो यानी डिवाइस भी मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, एग्जाम्पल अभी जस्ट कहा कि आप नेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, अनऑथेंटिक तो नहीं है, उसकी फाइल चेक करी, उसका टाइप चेक करा, ठीक है, रिलेटेड है। सपोज दैट आपको एक एग्जाम्पल ने, आप फॉर्म भर रहे हो, उस फॉर्म में लिखा था कि आपको जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है, अब आप जबरदस्ती पीएनजी अपलोड कर रहे हो या पीएनजी का तो जेपीजी, तो वो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फाइल मैनेजमेंट भी करता है। दूसरा आपका बोथ वन इन ट्रू आर ट्रू, तो हाँ दोनों सही है, नन ऑफ अबव तो नहीं होगा क्योंकि आपके दो ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट मूव करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड कन्विंस, आपका एडेप्टेबिलिटी एंड कन्विंस आर, तो ये सब किसके फीचर हैं, तो आप इसमें से बता सकते हैं किसके हैं, देखते हैं। ए ऑप्शन इज गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल। तो ये सब आपके गोल्स में आएंगे, आपके जो भी ओएस का गोल है वो आपका इंटीग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड कन्वीनियंस आपका रहता है। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्स अंडर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके अंदर में आती हैं आपके, तो ऑप्शन ए इज हार्डवेयर, ऑप्शन बी इज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अंडर में आती है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, द फंक्शन कैटेगरीज ऑफ 4GL, 4 जनरेशन लैंग्वेज आर, फंक्शनल कैटेगरी जो 4 जनरेशन लैंग्वेज की है वो क्या है आपकी, डिसीजन सपोर्ट टूल, डिसीजन सपोर्ट टूल है, रिपोर्ट जनरेटर टूल और कोड जनरेटर, रिपोर्ट जनरेट करता है और कोड जनरेट करता है। रिट्रीवल एंड अपडेट लैंग्वेज, रिट्रीव का मतलब निकालना, एक्सेस करना, रिसीव करना या गेट करना, या अपडेट मतलब कोई चेंजेस करना, तो यानी डिसीजन भी लेने में काम आता है, रिपोर्ट भी जनरेट भी करता है, कोड्स भी जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कराता है और चेंजेस करता है। तो ये सारे वर्क होते हैं फंक्शनल कैटेगरी ऑफ 4 जनरेशन लैंग्वेज, आप थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, देखिए आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा तो 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर थे, सॉफ्टवेयर क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी किसी स्पेसिफिक टास्क को रन करा रहे हैं उसे आप क्या कह रहे हो, उसके पीछे जो कोडिंग लिखी है उसे को आपने क्या कहा, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नेम दिया। तो सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप्स थे, एक सिस्टम था, एक एप्लीकेशन। तो उसी का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है आपका, सिस्टम, सॉफ्टवेयर का। तो विदाउट एनी डाउट आप सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं बट आपका सी करेक्ट होगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हो सकता है सेम सिनोनियम वर्ड दे रखा और आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे कि हाँ कोई ऑप्शन और भी तो नहीं है जो इससे रिलेटेड है। ओके, so move on 36 question, WP, DBMS, ESS all are the example of, तो देखिए नाम से आपको अगर मान लीजिए, ठीक, सपोज दैट आपको एक फेमस वर्ड डीबीएमएस आपके सामने रह रखा है और बाकी के नेम नहीं आते, जैसे वर्डप्रेस है, ठीक है, ऐसे और भी हैं, तो आपको डीबीएमएस फुल फॉर्म है इसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो नाम से ही पता चल रहा है डेटाबेस है। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अभी मैंने कुछ देर कहा ना कि एलिमिनेशन और बाकी चीजों से रिलेट करना सीखे हम सीक्यू। देखिए किसी को आपके 100% नहीं होता, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए एंड देन आपको उसका सही ऑप्शन चॉइस करने की कैपेबिलिटी हो। तो यहाँ पे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा कि डेटाबेस मैनेज करने का सॉफ्टवेयर, तो क्या हमारे सिस्टम में ये ऑलरेडी होता है,
नहीं, ये हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग, मान लिया स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, स्कूल वाले अपना बनवाएंगे, किसी ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो ऑफिस वाले अपना मेंटेन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूजर अपने अकॉर्डिंग बनाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा ही नहीं, आपने एलिमिनेट कर दिया, कट कर दिया। नन ऑफ ट्रू, अभी नहीं कह सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दे रखा है। तो यूटिलिटी क्या होता है, मेंटेनेंस होती है, जरूरत आपके सिस्टम में, नीड है। एप्लीकेशन हमारी जैसे अभी मैंने कहा, अभी आपको नीड है जैसी वैसी बनवाए। तो आज की डेट में रिकॉर्ड तो मेंटेन करना सभी का काम है, बट आप, ठीक है, तो इसको आपको यूटिलिटी में डालना होगा। अगर यूटिलिटी ना होता देन आप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दे सकते थे। बट अगर आपका यूटिलिटी अवेलेबल ऑप्शन में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इसी की होगी। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना होता तो आप एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोगर, लिंकर एंड एडिटर ऑल आर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपके सॉफ्टवेयर यूटिलिटी एप्लीकेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। तो ये आपके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, क्योंकि आपने सिस्टम वो होते हैं जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड होते हैं। और प्रीवियसली इंस्टॉल का मतलब ऐसा नहीं कि हवा में कहीं से आ गए, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उसके पैकेज में इंक्लूड होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, बट अभी हम 120% सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, यूटिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, बट आप इसको एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। भाई दो ऑप्शन आपके करेक्ट मिल रहे हैं, फिर भी अब यहाँ पे आपको या तो बोथ होता ए एंड सी, तब तो वो लगा देते बिना देखे। लेकिन ऑप्शन आपके इन दोनों में से एक को ही प्रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेफर करेंगे, आप देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी में पहले आप इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रेफर करेंगे। ठीक, अगर सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो आप यूटिलिटीज को प्रायोरिटी देंगे। फिलहाल यूटिलिटी आने के चांसेस भी बहुत रेयर है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप प्रायोरिटी देंगे। ओके, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर ये सब नहीं होगा तो आप नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएंगे। भाई आपने सिस्टम को कमांड दिया, आप अपनी लैंग्वेज में दे रहे हो, तो कन्वर्ट बाइनरी में हो ही नहीं पाएगा, तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम बाइनरी समझता है। ओके, 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, डॉस एंड यूनिक्स आर द एग्जांपल ऑफ, दोनों किसके एग्जांपल हैं? तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नन ऑफ दिस। देखिए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट तो रहा नहीं एग्जाम ऑप्शन में, एप्लीकेशन होंगे नहीं, तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए किस नाम से आया, इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें चेंजेस हुए हैं। ये डॉस और यूनिक्स ये लाए थे, मींस टेक्स्ट कमांड पे बेस्ड थे। अगर कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना होता था तो आपको कमांड्स पता होने चाहिए। आज क्या है, जीयूआई है, आप जो देख रहे हैं, शायद ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो ये सब जीयूआई की वजह से पॉसिबल है। तो डॉस और यूनिक्स पे ये सब वर्क नहीं हो पाते थे। जब से जीयूआई आया, जैसे विंडोज, लिनक्स, उबंटू और एप्पल एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, मैक हो गया, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जीयूआई इंटरफेस है। तो आपका डॉस और यूनिक्स में चेंजेस किए गए थे, और ये डॉस यूनिक्स है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विंडोज एक्सपी एंड होम एडिशन, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल आर द वर्जन ऑफ विंडोज। इनमें से ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना ही होगा। तो ये विंडोज एक्सपी के ही वर्जन है, देखो नेम से ही लग रहा है आपको, एक्सपी, होम एडिशन एंड प्रोफेशनल। जो पर्सनल यूज के लिए आप नॉर्मल यूज कर रहे हो होम एडिशन था, और ऑफिशियल पॉइंट से जो वर्क करते थे वो लोग प्रोफेशनल का यूज करते थे। तो विंडोज एक्सपी के आपके दोनों ही वर्जन है। 40 नंबर क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी का फीचर क्या है आपका? तो रोबस्ट, रोबस्ट मतलब एकदम फ्रेंडली चलना, एंड सिक्योरिटी फीचर, और उसमें सिक्योरिटी भी रहती थी, हाँ थी, विंडोज में पासवर्ड और फायरवॉल वगैरह ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहे हैं जो थे। स्टार्ट मेन्यू इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, विंडोज एक्सपी में आपका मेन्यू भी था, मेन्यू बार आता था, प्रॉपर 3D विंडो थी, बिल्कुल बटन्स भी थे, आप क्लिक करते थे किसी चीजों पे, फ्रेंडली भी रही, फ्रेंडली वेलकम स्कीम, आपको प्रॉपर लॉगिन, एक ऑथेंटिकेशन विंडो आता था, पासवर्ड डालते थे, डेस्कटॉप आता था, मीन्स एक फ्रेंडली वेलकम स्क्रीन थी, यूजर इजिली ऑपरेट कर सकते
सकता था। डिवाइस ड्राइवर रोल बैक होता था, कोई डिवाइस ड्राइवर वगैरह है तो रोल बैक का मतलब है कम बैक करना, तो ये सारी चीजें फीचर्स उसमें थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू, ऑल ऑफ ट्रू। ठीक है, आप डी को मार्क कर सकते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज एक्सपी इज, एक्सपी का फीचर क्या है आपका इसमें, तो एक्सपी का फीचर टाइटली इंटीग्रेटेड था, राइट, ये भी है, प्रोटेक्टेड मेमोरी भी था, रोबस्ट एंड रिलायबल भी रहा, भरोसेमंद था, एकदम यूजर फ्रेंडली रहा, एंड ऑल ऑफ अबव फिर आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जब हमारे सारे ही राइट है तो हम उसको मार्क कर सकते हैं। 42 रीडिजाइंड विंडोज एक्सपी स्टार्ट मेन्यू यूजेस कॉलम्स, जो आपको विंडोज एक्सपी में मॉडिफिकेशंस किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, तो वो कितने कॉलम्स में डिवाइड हुए थे। तो ऑप्शन आपका देखिए, कॉलम्स का मतलब है जब विंडो एक्सपी आया था तो उसके बाद आपका एक्सपी में फिर पार्टीशन किए गए, विंडोज 7 आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो आपका ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपने अगर प्रैक्टिकली एनालाइज किया है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि उसमें 2 पार्ट्स होते थे। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। ठीक है। 43 फिल इन द ब्लैंक कैन नॉट बी अपग्रेडेड। अब देखिए फोकस करिए, कैन भी हो सकता है, कैन नॉट भी हो सकता है, इसी से क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। तो अब कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू एनी वर्जन ऑफ विंडोज एक्सपी, इनमें से कौन अपग्रेडेड वर्जन नहीं है विंडोज एक्सपी का, तो विंडोज एनटी, विंडोज नेटवर्किंग के लिए था, ठीक, विंडोज मिलेनियम भी रहा, लेकिन एक्सपी का जो अपग्रेड, ये सब क्या थे, विंडोज एक्सपी का ये अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब है चेंजेस बाद में हुए। तो एक्सपी आने के बाद विंडोज एनटी अलग भी आया था, मिलेनियम भी आया था, बट जो विंडोज एक्सपी था ये नियर अबाउट 2000 के आसपास रहा है। ठीक है, और विंडोज 95 उससे पहले आया था, तो अपग्रेड का मतलब बाद में चेंजेस आना, तो विंडोज 95 पहले आ चुका था। तो इसमें ये विंडोज 95 कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू एनी वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी। ठीक है, तो ये विंडो एक्सपी के वर्जन में अपग्रेड नहीं किया गया। नेक्स्ट, WPA स्टैंड्स फॉर 44 किस लिए होता है, फर्स्ट ऑप्शन विंडोज प्रोडक्ट एक्सेस, सेकेंड विंडोज प्रोडक्ट एक्टिवेशन, विंडोज पीरियोडिकली एक्सेस, ऑल ऑफ ट्रू। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज राइट, आपका विंडोज प्रोडक्ट एक्टिवेशन आपका करेक्ट ऑप्शन है। SID स्टैंड फॉर, SID किस लिए होता है आपका, सिक्योरिटी आईडी के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका दे रखा है सिक्योरिटी आईडी, चेक कर लेंगे, इससे रिलेटेड हो सकता, कभी कभार क्या होता है सारे ऑप्शन सही होते हैं, माइनर स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो सिक्योर आइडेंटिफिकेशन कोड रॉन्ग, सर्वर आइडेंटिफिकेशन कोड रॉन्ग, नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमारा सिक्योरिटी आईडी अवेलेबल है। Next one is user administrator and guest accounts all are created to provide। ठीक है, यूजर एंड गेस्ट अकाउंट्स ऑल क्रिएटेड टू प्रोवाइड, ये सब कौन मैनेज करता है, कौन बनाता है, तो एक्सेस राइट। अब देखिए एक्सेस राइट्स यानी जो सही कैंडिडेट है, सही ऑपरेटर है, वो ही एक्सेस करे। ठीक है, परमिशन एंड राइट्स, परमिशन देता है और राइट्स भी देता है, प्रिविलेजेस कंडीशंस बनाना, ऑल ऑफ ट्रू। तो देखिए यहाँ पे आपका परमिशन एंड राइट्स, ये आपका यूजर, यूजर का मतलब ये जनरल यूजर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो मेन सिस्टम का यूजर रहा है। एंड गेस्ट अकाउंट ऑल आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड, दोनों में ही आप, ऐसा नहीं है कि एक अगर ऑथेंटिकेशन लगा है मतलब प्राइवेसी पासवर्ड ऐसा कुछ, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और गेस्ट पे आपने कुछ प्राइवेसी लगाई तो गेस्ट वाली चीजें आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं, गेस्ट पे लगाएगा एडमिनिस्ट्रेटर ही, लेकिन आपको उस पासवर्ड या उस ऑथेंटिकेशन इंटरफेस से होकर जाना पड़ेगा। तो परमिशन एंड राइट्स इज राइट आंसर। Okay, next 47, a user profile includes the following folder। user profile इंक्लूड करता है इसमें से कौन सा फोल्डर, यूजर प्रोफाइल में क्या होता है, कुकीज होता है, डेस्क या फिर डेस्कटॉप एंड फेवरेट्स होते हैं। यूजर प्रोफाइल के पॉइंट से आप अगर देखते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आपका XP है, 7 है, या आपका 10 11, इन सब में की, इन सब की बात कर रहे हैं जो मेन अकाउंट होल्डर होता है। तो कुकीज होता है, नहीं, कुकीज आपके ब्राउजर्स पे सेव होते हैं, जो आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन या नेट पे सर्फिंग कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती। डेस्कटॉप एंड फेवरेट, डेस्कटॉप एंड फेवरेट होता है, ठीक है, एंड एग्जैक्टली आप देखो डेस्कटॉप एंड फेवरेट तो होता ही होता है, ठीक है, डेस्कटॉप उस पर फेवरेट, आप अभी भी फीचर आप चेक कर सकते हो। ठीक, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स भी होती है, यस ये भी राइट है। अब बोल सकते हैं यूजर प्रोफाइल में और क्या सेव हो सकता है, कुकीज ब्राउजर पे तो होती है। अब देखो दो ऑप्शन करेक्ट है तो आप इसको भी रिलेवेंट
करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि है तो यूजर की प्रोफाइल पे ही स्टोर। ठीक है, एग्जैक्ट अगर ब्राउजर होता ये सब ऑप्शन ना होते तो आप ब्राउजर से रिलेट कर सकते थे, बट यहाँ पे रिलेवेंट आंसर है और ऑप्शन ए और डी दे रखा है ऑल आर ट्रू, तो आप इसको मार्क करेंगे क्योंकि कुकीज यूजर की जो आईडी लॉगिन होगी ब्राउजर में उसी पॉइंट से आपका सेव होगी, डेस्कटॉप पे फेवरेट नेम और ये सारी चीजें भी यूजर की आएंगी, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल भी होगी, मीन सारी चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 48 विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल सपोर्ट्स। विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल किस चीज को सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन लोकल यूजर प्रोफाइल, रोमिंग यूजर प्रोफाइल, लोकल का मतलब सिस्टम की ही, रोमिंग का मतलब आप नेटवर्किंग में जब यूज कर रहे हो सिस्टम कनेक्ट है तब उसकी जो भी प्रोफाइल लॉगिन वॉगिन रिमोट लोकेशन पे कर सकते हो। मैंडेटरी यूजर प्रोफाइल, नेसेसरी है आपकी जो प्रोफाइल होंगी उन सबको। तो इन ये सारे फीचर ही हमारे विंडोज प्रोफेशनल सपोर्ट में रहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, यूजर अकाउंट अलाउज टू चेंज द पासवर्ड एंड रिमूव द पासवर्ड। यूजर अकाउंट में ये क्या फीचर होता है कि वो पासवर्ड हटा सके और लगा सके या चेंज कर सके? तो यस, इट इज राइट, ट्रू। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, टू ऐड अकाउंट अदर ग्रुप ऑफ यूजर। आप कोई भी अकाउंट ऐड कर रहे हो, टू ऐड द अकाउंट टू द अदर ग्रुप, आप अपना अकाउंट किसी अदर ग्रुप से कनेक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इनमें से क्या सही होगा? लोकल यूजर एंड ग्रुप, नेट लोकल यूजर एंड लोकल ग्रुप कमांड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस। तो आपका जो भी आप दूसरे ग्रुप से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो दोनों ही फीचर्स अवेलेबल होते हैं, लोकल यूजर एंड ग्रुप, मतलब आपसे रिलेटेड आसपास के लोग होंगे, ग्रुप होगा, एंड नेट लोकल ग्रुप कमांड, और आपके थोड़ा सा इंटरनेट नेटवर्किंग रिलेटेड जो भी थोड़ा सा ग्रुप वॉइड हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, वो भी रहेंगे। तो आपका बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो आपके आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।